हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लॉ विद शिप्रा। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस एक्ट का डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए, उस एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें ये पढ़ना चाहिए और उस एक्ट के क्या बेसिक फीचर्स हैं। ये सब जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि किसी एक्ट को आप पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि उसको बनाया क्यों गया है, उसको बनाने की क्या नीड थी और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स वो एक्ट फुलफ़िल करता है। तो ये सब बातें हमें इसके बारे में जाननी चाहिए। तो लॉ ऑफ एविडेंस को पढ़ने से पहले हम एविडेंस के बारे में समझते हैं। ये जो एविडेंस वर्ड है इसको डिराइव किया है एक लैटिन वर्ड से जिसको हम बोलते हैं एविडेयर। एविडेयर का मतलब होता है टू असर्टेन द ट्रूथ और टू डिस्कवर थिंग्स क्लियरली। चीज़ों को सही तरह से समझना, चीज़ों को सही तरह से डिस्कवर करना, उनकी सच्चाई के बारे में पता लगाना कि वो चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती हैं। जो सारे मेथड्स और जो सारे मीन्स हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एविडेंस। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी फैक्ट केस के सामने आता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है, एक पार्टी इस फैक्ट को असर्ट करेगी, दूसरी पार्टी इस फैक्ट को डिनाई करेगी। अब कोर्ट को कैसे पता होगा कि ये जो फैक्ट है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो जो पर्सन इस फैक्ट को असर्ट कर रहा है, जो कह रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, वो इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा, उसे प्रूव करना होगा उसका एग्जिस्टेंस। और जो पार्टी इस फैक्ट को डिनाई कर रही है उस पार्टी को डिसप्रूव करना पड़ेगा उसका एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट के सामने जिस भी तरह से, जिस मीन्स और मोड्स की हेल्प से किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को या किसी फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाता है या फिर डिसप्रूव किया जाता है, वो सारे तरीके कहलाते हैं एविडेंस। अब जब हम एविडेंस को पढ़ेंगे, एविडेंस एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि क्या चीज़ें एविडेंस होती हैं, क्या चीज़ें एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आती हैं, एविडेंस कौन दे सकता है, किस स्टेज पर एविडेंस दिया जाता है, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म एविडेंस, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ एविडेंसेस। और जब हम लॉ ऑफ एविडेंस की बात करते हैं तो हमें 3 टाइम पीरियड देखने चाहिए, एक हिंदू टाइम पीरियड, एक मुस्लिम पीरियड और एक मॉडर्न पीरियड। इन तीनों अलग अलग फेसेस में अलग अलग तरह से एविडेंसेस को लिया जाता था। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू टाइम पीरियड की। हिंदू टाइम पीरियड में धर्मशास्त्र के अंदर 4 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस मेंशन है। 4th टाइप ऑफ एविडेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेख। लेख मीन्स अवर रिटन डॉक्यूमेंट। जो भी हमारी लिखी हुई बातें होती हैं उसको हम लेख की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है विटनेस, और विटनेस कोर्ट में आके या राजा के सामने आके क्या देते थे? ओरल एविडेंसेस देते थे। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एंशिएंट सोसाइटी की। तो एंशिएंट सोसाइटी में जो भी मैटर होता था उसको डील कौन करता था? राजा डील करते थे, किंग्स डील करते थे। तो किंग के कोर्ट के अंदर कोई भी विटनेस आएगा और विटनेस आके बोलेगा कि हाँ मैंने ही देखा था जब ए बी को मार रहा था। तो यहाँ पर जो भी ये इंसिडेंस हुआ है, इस इंसिडेंस की ओरल इन्फॉर्मेशन राजा को ये पर्सन दे रहा है, तो ये पर्सन यहाँ पर इस केस में कहलाएगा विटनेस। और अगर हम धर्मशास्त्र की लैंग्वेज में बोलें तो हम बोलेंगे कि ये पर्सन यहाँ पर है साक्षी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है भुक्ति। भुक्ति का मतलब होता है पोजेशन। जो भी एंशिएंट सोसाइटीज़ में डिस्प्यूट्स होते थे, उन डिस्प्यूट्स का जो मेन टॉपिक होता था वो होता था फॉर द पोजेशन ऑफ द लैंड। वहाँ पर जो भी डिस्प्यूट ज़्यादातर अराइज होते थे वो एक एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर होते थे। तो अगर कोई भी पोजेशन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर जो एविडेंसेस दिए जाते हैं उसको हम भुक्ति की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव लास्ट दिव्य। दिव्य का मतलब होता है डिवाइन। डिवाइन मीन्स सुपर नेचुरल पावर्स। सुपर नेचुरल पावर्स का मतलब जैसे भगवान, कहते हैं ना कि भगवान को साक्षी मानकर तुम सच बोलो, या तुम्हें भगवान की कसम है तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। तो ये सुपर नेचुरल पावर्स का भी पहले के टाइम पर यूज़ होता था। लेकिन
ये यूज़ कब होता है, जब हमारे पास ये ह्यूमन एविडेंसेस नहीं होंगे। तो जब ह्यूमन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर यूज़ होते थे डिवाइन एविडेंसेस। ऐसे एक टेस्ट होता था, मतलब ऐसा पहले की सोसाइटी में माना जाता था कि अगर ये पर्सन झूठ बोल रहा है और इस पर्सन को हम किसी जलती हुई फायर में से पास ऑन करवाएंगे और ये बाद में बिल्कुल प्रॉपर बच के सामने आ जाता है, इसका मतलब ये पर्सन जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है। और अगर ये यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, ये मर गया है, तो इसका मतलब ये जो भी बात कह रहा था ये झूठ कह रहा था। तो इस तरह के जो टेस्ट होते थे ये भी पहले की सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये वाले टेस्ट तब होते थे जब हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट या हमारे पास कोई साक्षी या भुक्ति अवेलेबल नहीं होते थे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मुस्लिम टाइम पीरियड। और मुस्लिम टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो भी कोई डिस्प्यूट होता था उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता था बाय द हेल्प ऑफ कुरान। और कुरान की जितनी भी बातें होती हैं उनका इंटरप्रिटेशन कौन करते थे, काजी करते थे, और फिर काजी अपना माइंड अप्लाई करके उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते थे। तो मुस्लिम टाइम पीरियड के अंदर जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एविडेंसेस मुस्लिम पीरियड में देखने को मिलते हैं। एक आते हैं हमारे पास ओरल एविडेंसेस और एक हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। यहाँ पर ओरल एविडेंसेस का वही सेम मीनिंग है जो हिंदू टाइम पीरियड के अंदर साक्षी का मीनिंग है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वही बातें हैं जो यहाँ पर हमने लेख के अंदर पढ़ी थी। अगर कोई पर्सन बोलकर अपनी कोई बात प्रूव करता है तो वो ओरल एविडेंस कहलाएगा, और अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट या कोई एक पेपर पर लिखी हुई बातें या जो कोई भी हमारे हम कह सकते हैं कि किसी कागज़ पर लिखित कोई बात है तो अगर उसका प्रूफ दिया जाता है तो वो कहलाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉडर्न टाइम पीरियड। अब जब हम मॉडर्न टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड तक हमारे पास ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके हैं। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आएंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्रॉपर कोडिफाइड लॉ नहीं है। यहाँ पर जो राजा है वो अपने डिस्क्रिशन से, अपने मेथड से किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटिशर्स सेटल होने लगे तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1726। और ये जो चार्टर था ये अप्लाई होता था 3 स्टेट्स पर, मद्रास, कैलकटा और बॉम्बे। तो मद्रास, कैलकटा और बॉम्बे के एरिया में जो भी कोर्ट्स डेवलप किए गए थे वो कोर्ट्स डील करते थे किसी भी डिस्प्यूट में चार्टर एक्ट के प्रोविज़न्स को यूज़ करके। अगर कोर्ट के सामने कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो उस डिस्प्यूट के प्रोविज़न को उस डिस्प्यूट को डील करने के लिए चार्टर एक्ट की हेल्प लेते थे। और चार्टर एक्ट इतना प्रॉपरली हमारे पास हम कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट के अंदर प्रॉपर रूल ऑफ एविडेंसेस नहीं थे। तो जब इस एक्ट के अंदर भी लैक हो रहा है, यहाँ पर भी एविडेंसेस की कोई बात नहीं की गई है, तो कोर्ट ऐसे में क्या करते हैं कि कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं। इसका जजेस का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी भी फैक्ट को या किसी भी एविडेंस को या तो वो एडमिट करेंगे या फिर वो डिनाई करेंगे। और जब कभी भी ऐसा होगा कि जब जजेस अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर रहे हैं या तो वो एडमिट करते हैं या फिर वो किसी भी बात को डिनाई कर रहे हैं, और कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है, कोर्ट क्यों किसी एविडेंसेस को एडमिट कर रहे हैं, क्यों किसी एविडेंस को डिनाई कर रहे हैं, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता था। तो पार्टीज़ को लगता था कि हमारे साथ प्रॉपर जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो प्रॉपर जस्टिस के डिलीवरी के लिए और एक प्रॉपर कोडिफाइड लॉ ऑफ एविडेंस को बनाने के लिए 2 कमीशन सेटअप हुए। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द कोडिफिकेशन हमारे पास 2 कमीशंस आते हैं। फर्स्ट कमीशन हम देखते हैं मैने कमीशन। मैने कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे सर हेनरी मैने। सर हेनरी मैने ने सबसे पहले, हम बोल सकते हैं सर मैने और सर हेनरी मैने, इन्होंने सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया, और लेकिन इनका जो ड्राफ्ट था वो इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग अनसुटेबल था।
इंडिया के अंदर इनका ड्राफ्ट प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके ड्राफ्ट के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स थे वो मैच करते थे इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश लॉ को इंडियन सोसाइटी पर प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा था। इस वजह से इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जब वो बिल पास ही नहीं होगा तो वो कभी एक्ट नहीं बनेगा। तो हम बोलेंगे कि इन्होंने जो ये बिल ड्राफ्ट किया था, इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में हमारे पास एक कमीशन आता है जिसको हम बोलते हैं स्टीफन कमीशन। स्टीफन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे सर स्टीफन। सर स्टीफन का जो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट को सबसे पहले भेजा गया कोर्ट्स के पास, ठीक है। इस फॉर द कंसिडरेशन कोर्ट्स को भेजा गया, लोकल गवर्नमेंट्स को ये ड्राफ्ट भेजा गया, उसके बाद हाई कोर्ट्स और एडवोकेट्स को ये ड्राफ्ट दिया गया, ताकि उनको, अगर कोर्ट्स को, लोकल गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट्स को, एडवोकेट्स को अगर लगता है कि इस ड्राफ्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन किए जाने चाहिए तो वो सजेस्ट कर सकते थे। उसके बाद ये ड्राफ्ट जाता है एक सेलेक्ट कमेटी के पास, और सेलेक्ट कमेटी इसके अंदर, जो भी सेलेक्ट कमेटी को लगता है कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स करने चाहिए, वो सारे अमेंडमेंट्स करने के बाद इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को उन्होंने पास किया, और ये हमारा जो ये बिल था, ये पास होने के बाद ये बन गया आज हमारे पास जो एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर हम स्टीफन कमीशन की बात करें तो स्टीफन कमीशन आया था 1871 में, और ये एक्ट पास हुआ था 1872 में। और हमारे पास जो मैने कमीशन है वो आया था 1868 में। लेकिन मैने कमीशन के जो चेयरमैन थे सर हेनरी मैने, उनका ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया था और वो कभी भी लॉ नहीं बन पाया। फिर बाद में हमारे पास स्टीफन कमीशन का सेटअप हुआ। स्टीफन कमीशन का जो ड्राफ्ट था वो थोड़ा थोड़ा तो नहीं, प्रॉपरली बेटर था, और उसको बाद में सेलेक्ट कमेटी ने उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए, और जो भी अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स करनी थी उसके बाद इस एक्ट को पास किया गया, जिसको आज हम जानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से। और हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, अगर ये एक्ट नहीं होता तो जितने भी लॉज बनाए गए थे, चाहे वो हमारा CRPC है, IPC है या CPC है, उन सब से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है, और उस डिस्प्यूट को सॉल्व हम नहीं कर पाते अगर हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं होता। तो हमारा जितना भी लीगल सिस्टम है, वो लीगल सिस्टम इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लोगों को प्रॉपर जस्टिस दिया जा रहा है, और प्रॉपर जस्टिस तभी मिलेगा जब पार्टीज़ अपनी बात को प्रूव करेंगी, और पार्टीज़ को अपनी बात प्रूव करने के लिए कुछ प्रॉपर कोडिफाइड लॉज भी होने चाहिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट हमें प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट के बाकी प्रोविजंस को भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।